आज के वीडियो में एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना अर्थात एक बीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट को डिटेल से समझाएंगे। तो पहले इसे समझाएंगे, पहले समझो और इसके बाद में लिखना भी बताएंगे कि कैसे लिखा जाएगा एग्जाम में। तो पहले अच्छे से समझा देते हैं, इसके बाद बताते हैं कि कैसे इसको लिखा जाएगा। चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए ये एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना है। यहाँ पर मैंने मक्के की जड़ की आंतरिक संरचना को लिया है। मक्का जो होता है, जो भुट्टा होता है, उसके जड़ की आंतरिक संरचना को लिया है। और इस संरचना में जो सबसे बाहरी लेयर होती है, जो सबसे बाहरी परत होती है, देखिए इसमें ये जो बाहरी वाली परत है जिसे मूलीय त्वचा कहा गया है, अंग्रेजी में इसे एपिब्लेमा कहा जाता है। एपिब्लेमा कहा जाता है मूलीय त्वचा को। तो ये सबसे बाहरी परत होती है। जो मूलीय त्वचा है ये सबसे बाहरी परत होती है। और कैसी होती है? एक कोशिकीय होती है। ये एक कोशिकीय परत है, यानी एक कोश का मोटा अस्तर होता है। देखिए यहां से यहां तक एक कोशिकीय होती है। और इसकी भित्तियां कैसी होती हैं? पतली भित्ति वाली होती है। भित्तियां कैसी हैं? पतली भित्ति वाली हैं। कोशिकाएं कैसी हैं? ये पतली भित्ति वाली होती हैं। ये इस पर मूल रोम पाए जाते हैं। जगह जगह मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम या अंग्रेजी में इसे रूट हेयर कहा जाता है। मूल रोम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रूट हेयर कहा जाता है। चाहे मूल रोम कहें चाहे रूट हेयर कहें। और इन्हीं मूल रोमों के द्वारा ही ये जल का अवशोषण करते हैं। जल और खनिज लवणों का, यानी मूल रोम क्या करते हैं? जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। अवशोषण करते हैं। जल और खनिज लवणों को ये मूल रोम सोख कर यहाँ कॉर्टेक्स वाले भाग में पहुंचाते हैं। अब देखिए इसके बाद में जो एपिब्लेमा है, एपिब्लेमा के बाद में यहाँ पर ये लेयर जो आप देख रहे हैं, मूलीय त्वचा के बाद में ये वाली लेयर, इसे एक्सोडर्मिस भी कहते हैं। और इसके बाद कॉर्टेक्स होता है। तो देखिए इसमें, इस वाले चित्र में मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए ये एक्सोडर्मिस भी इसमें होती है। तो इसमें नहीं दिखाई गई है इस मक्का वाले चित्र में। तो यहाँ से पूरा ये कॉर्टेक्स वाला भाग है। तो इसमें वास्तव में देखा जाए तो जो द्विबीजपत्री जड़ थी उसमें कॉर्टेक्स वाला भाग ज़्यादा होता था, जबकि जो एक बीजपत्री जड़ होती है इसमें कॉर्टेक्स वाला भाग थोड़ा सा कम होता है। और कॉर्टेक्स को बलकुट भी कहा जाता है। जो कॉर्टेक्स है इसे बलकुट भी कहा जाता है। और इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? गोल होती हैं। इसकी कोशिकाएं कैसी हैं? गोल गोल कोशिकाएं हैं। आपको दिख भी रहा है, ये सभी कोशिकाएं कैसी हैं? गोल गोल सी कोशिकाएं होती हैं। और इनकी भित्तियां पतली होती हैं। भित्तियां कैसी हैं? पतली भित्ति वाली हैं। और इनके बीच में जो स्पेस आप देख रहे हैं, देखिए, तो ये अधिक स्पेस होता है इनके बीच में। और इस स्पेस को क्या कहा जाता है? अंतराकोशिकीय, अंतराकोशिकीय स्थान कहा जाता है। ये जो कॉर्टेक्स या बलकुट है, इसके जो कोशिकाएं होती, कोशिकाओं के बीच में जो स्थान पाया जाता है, इसे अंतराकोशिकीय स्थान कहा जाता है। और आपको बता दें कि इन कोशिकाओं में मंड कण भी होते हैं। मंड कण भी पाए जाते हैं। और इसके बाद में इधर थोड़ा सा और बढ़ाकर आपको दिखाते हैं। ये जो पूरा आप रिंग देख रहे हैं, रिंग वाला भाग, ये इसके सबसे बाहरी परत जो होती है इसे अंतस्थ त्वचा या एंडोडर्मिस कहा जाता है। एंडोडर्मिस, डर्मिस अंग्रेजी में एंडोडर्मिस कहते हैं। और इसकी कोशिकाएं देखिए ढोलक के आकार की होती हैं। जैसे ढोलक होती है, बिल्कुल ढोलक जैसी इसकी कोशिकाएं होती हैं। ढोलक जैसी सेल्स होती हैं या कोशिकाएं ये होती हैं। और आपस में एक दूसरे से सटी हुई हैं। देखिए बिल्कुल आपस में एक दूसरे से सटी रहती हैं, पास पास रहती हैं। और इनकी भित्तियां कैसी हैं? तो देखिए भित्ति मोटी होती है। जैसे ये सेल है तो इसकी भित्ति देखिए इस तरह से ये मोटी है। तो इसकी भित्ति कैसी है? भित्तियां मोटी होती हैं। और इन भित्तियों में सुबेरिन विशेष पदार्थ पाया जाता है, जिसे कैस्पेरियन पट्टियां भी कहा जाता है। यानी कैस्पेरियन पट्टियों के रूप में सुबेरिन पदार्थ पाया जाता है। और ये करती क्या है?
तो जल और खनिज लवणों को बलकुट से, ये जो बलकुट होता है, जो कॉर्टेक्स होता है, जल और खनिज लवणों को बलकुट से यहाँ जाइलम में जाने देती हैं। तो यहाँ पर मार्ग कोशिकाएं भी होती हैं बीच बीच में। देखिए इस वाले चित्र में आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये मार्ग कोशिकाएं भी होती हैं। ये देखिए इस वाले चित्र में देखिए ये मार्ग कोशिकाएं यहाँ से जल के लिए मार्ग देती हैं, तो मार्ग कोशिकाएं हो गई हैं। और इसके जस्ट बाद में एक और लेयर होती है, चारों ओर एक और पतली लेयर होती है जिसे परिरंभ कहा जाता है या पेरीसाइकिल कहा जाता है। इसके बाद में एक और लेयर जो है, ये वाली जो लेयर आप देख रहे हैं एकदम किनारे छोटी छोटी सी होती है, इसे क्या कहते हैं, परिरंभ या पेरीसाइकिल कहा जाता है। इस वाले चित्र में आपको दिखाते हैं, देखिए स्पष्ट आपको दिखेगा। ये देखिए ये अंतःत्वचा थी बड़ी वाली मोटी वाली, और इसकी भित्तियां देखिए मोटी मोटी इसमें दिखाई गई थी। और इसके बाद में ये देखिए ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये वाली पूरा चारों तरफ ये होता है, परिरंभ होता है या पेरीसाइकिल होता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा हल्का दिखाया गया है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से था। तो ये परिरंभ या पेरीसाइकिल होती है, और ये भी एक कोशिकीय होती है, एक कोशिकीय मोटी परत होती है, एक कोशिकीय परत होती है कह लीजिए। कैसी है, एक कोशिकीय परत है। एक ही लेयर आपको दिख रही है, एक कोश की परत हो गई। और मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है, मृदुतक यानी पैरेन्काइमा, मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है या पैरेन्काइमा की बनी होती है। और इसमें पर्याप्त मात्रा में जीवद्रव्य भी होता है। ये वाला भाग जो आप पूरा देख रहे हैं, यानी पेरीसाइकिल के बाद में ये जो पूरा भाग देख रहे हैं, ये रंभ कहलाता है। रंभ, इसे क्या कहते हैं, रंभ कहा जाता है। और इस रंभ में वैस्कुलर बंडल भी होते हैं, संयोजी ऊतक भी होती है, मज्जा या पित्त भी होती है, इतने सारी चीजें रंभ में होती हैं। और आपको बता दें इसमें जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो एकांतर क्रम में लगे होते हैं। वैस्कुलर बंडल, एक बीजपत्री जो जड़ होती है उसमें घेरे में व्यवस्थित होते हैं, घेरे में। और आपको बता दें कि 6 से 16 तक होते हैं जो वैस्कुलर बंडल हैं, 6 से 16 तक होते हैं। जबकि जो द्विबीजपत्री था उसमें 6 तक ही होते थे, इसमें 6 से 16 तक, किसी में 6 किसी में 8, इस तरह से। और इसमें जो जाइलम बंडल है, इसमें बाहर की ओर प्रोटोजाइलम, जैसे द्विबीजपत्री जड़ में था वैसे ही बाहर की ओर प्रोटोजाइलम, और अंदर की तरफ क्या होता है, मेटाजाइलम होता है। और देखिए इसमें जो मज्जा है स्पष्ट रूप से होती है, जो मज्जा है, जो पित्त होता है, ये स्पष्ट रूप से होता है। और मृदुतकी कोशिकाओं का बना होता है, मृदुतकी कोशिकाओं का बना होता है। या कह लीजिए कि कभी कभी इसका जो केंद्र वाला भाग होता है वो दृढ़ोतक भी होता है, दृढ़ोतकी कोशिकाओं का भी बना होता है। तो जितने भी एक बीजपत्री जड़ें होती हैं उसमें मज्जा या पित्त अधिक पाया जाता है, सघन पाया जाता है, या अपेक्षाकृत, अगर द्विबीजपत्री जड़ से तुलना की जाए तो अपेक्षाकृत अधिक विकसित होता है। ये बीच वाला पित्त होता है। चलिए बताते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे परीक्षा में। तो हेडिंग डालेंगे एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना, यानी मोनोकोटिलिडनस रूट। तो एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना द्विबीजपत्री जड़ के समान ही होती है। आपने देखा भी होगा कि कई सारी चीजें मिल रही थी, बिल्कुल वैसे ही थी। एक बीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं। पहला है मूली त्वचा या एपिब्लेमा। मूली त्वचा या एपिब्लेमा जो सबसे बाहरी स्तर था, ये वाला देखिए, ये वाला जो स्तर था इसे मूली त्वचा या एपिब्लेमा कहा जाता है। तो ये सबसे बाहरी स्तर है, ऐसा लिखिए। और फिर लिखिए इस पे एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। यानी जो मूल रोम थे ये कैसे थे, एक कोशिकीय थे, यूनिसेलुलर थे, एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं, या रूट हेयर पाए जाते हैं। और ये भूमि से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये भूमि से जल और खनिज लवणों को सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। फिर दूसरा है बलकुट या कॉर्टेक्स। तो यह द्विबीजपत्री जड़ की अपेक्षा कम चौड़ा होता है। मैंने आपको भी बताया था कि द्विबीजपत्री जड़ में बहुत अधिक होता था बलकुट पूरा ये, जबकि एक बीजपत्री जड़ में ये जो बलकुट है ये कम होता है, जो कॉर्टेक्स है ये कम होता है। इसीलिए कहा गया कि यह एक बीजपत्री जड़ की अपेक्षा कम चौड़ा होता है। यह मृदुतकी कोशिकाओं का बना होता है। जो मृदुतक है, जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा सेल की बनी होती है बलकुट या कॉर्टेक्स। इसकी कोशिकाएं गोलाकार होती हैं। कोशिकाएं कैसी, गोल गोल सी होती हैं। उसमें भी गोल थी, इसमें भी गोल ही होती हैं। इसमें बड़े बड़े अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं। देखिए मैंने बताया था कि जहां पर एक खाली जगह है कोशिकाओं के बीच बीच में, ये
अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं। तो इन्हीं को कहा गया है कि इसमें बड़े बड़े अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं, चाहे स्थान का हो चाहे अवकाश का हो। इसमें मंडकण भी पाए जाते हैं और उसी में मंडकण भी मिलते हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे अंतस्थ त्वचा या इंडोडर्मिस। तो इस स्तर की कोशिकाएं ढोलक के आकार की होती हैं और ये कोशिकाएं एक दूसरे से सटी रहती हैं। देखिए ये थी एंडोडर्मिस या अंतस्थ त्वचा, अंतस्थ त्वचा या एंडोडर्मिस, और इसकी कोशिकाएं कैसी हैं, ढोलक के आकार की हैं और इनकी भित्तियां कैसी थी, मोटी थी। तो वही बताया गया कोशिकाएं एक दूसरे से सटी रहती हैं और इनकी भीतरी भित्तियां मोटी होती हैं, मोटी मोटी सी होती हैं और पास में बिल्कुल सटी रहती हैं। जैसे देखिए दूसरे चित्र में आपको दिखाते हैं, ये देखिए बिल्कुल पास में एकदम सटी हुई हैं, मोटी मोटी भित्तियां भी हैं। भीतर की तरफ देखिए ये अंदर की तरफ मोटी होती हैं, मोटी मोटी भित्तियां होती हैं और एकदम सटी हुई भी होती हैं। और एंडोडर्मिस की अरी भित्तियों पर सुबेरिन की विशेष पट्टियां कैस्पेरियन पट्टियों के रूप में पाई जाती हैं। यानी जो इसकी अरीय भित्तियां होती हैं इसमें सुबेरिन की विशेष पट्टियां कैस्पेरियन पट्टियों के रूप में पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं जल व खनिज लवणों को बलकुट से जाइलम की ओर जाने देती हैं। इन्हें मार्ग कोशिकाएं कहा जाता है। यानी कि जहाँ यहाँ से जब जल आता है, खनिज लवण आते हैं तो उसको यहाँ बलकुट से इधर कॉर्टेक्स से इधर जाइलम की तरफ जाने देती हैं। तो इन्हें ही मार्ग कोशिकाएं कहते हैं। और इसके बाद में अगली हेडिंग डालेंगे परिरंभ या पेरिसाइकिल। तो यह एक कोशिकीय परत है जो एंडोडर्मिस के अंदर की ओर स्थित होती है। एक कोशिकीय परत है और एंडोडर्मिस के अंदर की ओर है। देखिए ये है एंडोडर्मिस, तो इसके अंदर की तरफ ये देखिए ये जो आप परत देख रहे हैं ये है, इसे क्या कहते हैं, परिरंभ कहा जाता है या पेरिसाइकिल कहा जाता है। एक कोशिकीय परत होती है। तो एक कोशिकीय परत है जो एंडोडर्मिस के अंदर की ओर स्थित होती है। यह पतली भित्ति की छोटी मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है। यानी इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं, छोटी छोटी होती हैं और मृदुतक कोशिकाओं की बनी होती है या पैरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती हैं। इन कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीवद्रव्य भी होता है। और फिर अगले हेडिंग डालेंगे संवहन बंडल या वेस्कुलर बंडल। तो इनमें जाइलम व फ्लोएम एकांतर क्रम में अर्थात अलग अलग त्रिज्या पर एक घेरे में व्यवस्थित होते हैं। देखिए जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर एक घेरे में व्यवस्थित हैं। अगर घेरे की बात करें तो इसमें और अच्छा दिखाया गया है मक्के वाले में। देखिए मक्के में बिल्कुल घेरे में उपस्थित होते हैं। जो वेस्कुलर बंडल हैं एक घेरे में उपस्थित होते हैं। और एक बीजपत्री जड़ में संवहन बंडलों की संख्या द्विबीजपत्री जड़ से अधिक होती है। यानी इसमें इसमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, संवहन बंडल होते हैं, वो द्विबीजपत्री से अधिक होते हैं। अर्थात इसमें संवहन बंडलों की संख्या 6 से 16 तक होती है, 6 से 16 तक। प्रत्येक जाइलम बंडल में बाहर की ओर प्रोटोजाइलम और केंद्र की ओर मेटाजाइलम होता है। जो जाइलम बंडल होता है उसमें बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम और अंदर की तरफ मेटाजाइलम होता है। फ्लोएम बंडल में चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं और फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है। फिर डालेंगे मज्जा या पित्त। तो एक बीजपत्री जड़ों में मज्जा अपेक्षाकृत अधिक विकसित होती है। जितने भी एक बीजपत्री जड़ें होती हैं उनमें देखिए मज्जा जो है, जो पित्त है, ये अधिक विकसित होती है। जबकि द्विबीजपत्री में या तो थी ही नहीं या फिर बहुत ही कम थी, जबकि इसमें देखिए पूर्ण रूप से विकसित होती है। तो इसीलिए कहा गया कि एक बीजपत्री जड़ों में मज्जा अपेक्षाकृत अधिक विकसित होती है। मज्जा जड़ के केंद्र में पैरेन्काइमा या मृदुतकी कोशिकाओं से बना होता है और इसका केंद्रीय भाग कभी कभी दृढ़ोतकी भी हो जाता है। तो इस तरह से पूरा मैंने आपको आज एक बीजपत्री जड़ की अनुप्रस्थ काट को समझाया। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।